आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से, और जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वो क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है और इसकी वर्किंग हम पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ज़हन कीजिए कि इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम बीयर्स और लैम्बर्ट लॉ जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे और साथ में जो ट्रांजिशंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंट्रोडक्शन से। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? EMR मैटर का इंटरेक्शन जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अभी इंटरेक्शन क्या होता है? ये मैटर इस EMR को एब्जॉर्ब करे, इमिट करे, कुछ भी करे, उसको बोलते हैं इंटरेक्शन। तो आपकी EMR और मैटर का इंटरेक्शन जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और अगर हम लोग ये EMR यूवी विजिबल रेंज वाला यूज़ करें मैटर के साथ, उस पर डायरेक्ट करें, तो वो मैटर इस यूवी विजिबल रेंज के साथ कुछ भी करें, उसको हम लोग कहते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आप लोग समझ गए, EMR और मैटर का इंटरेक्शन है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अगर ये EMR यूवी विजिबल हो जाए फिर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या हो जाएगी? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों? क्योंकि आपने EMR को यूवी विजिबल यूज़ किया। दैट्स इट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। चाहे जितनी भी हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ हैं उनमें आपने ये रूल आपने सीखना है और जहन में बिठाना है, फिर आप प्रिंसिपल आसानी से जान सकोगे। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो यहाँ वहाँ की बातें को भी प्रिंसिपल में पुट करते हैं इसको डिफ़िकल्ट बनाने में। सो हम इसको आसान बनाते हैं। वो कैसे? आपने जब अगर कुछ एक बड़े बुक स्टडी किए होते हैं तो वहाँ पर आप लोगों के सामने टू द पॉइंट बातें जिक्र की होती हैं और फिर वहाँ पर उनकी एलेबोरेशन बहुत आसानी से होती है, मतलब उनको बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया होता है। वहाँ पर जो मैंने देखा कि प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ कहा था कि एब्जॉर्प्शन है। वो क्यों? वो ये आपके पास एक बैकग्राउंड दे रहे थे कि ये प्रिंसिपल हमने क्यों एब्जॉर्प्शन सिर्फ एक नुक्ता लिखा है, एब्जॉर्प्शन, हमने इसको मज़ीद क्यों नहीं लिखा। वो वहाँ पर ये बात डिस्कस थी कि आपने देखना है प्रिंसिपल, अगर आपने सीखना है या लिखना है, आपने देखना है कि आपके सैंपल के साथ आपके इंस्ट्रूमेंटेशन जब आप लोग पढ़ते हैं, जो वर्किंग आप लोग पढ़ते हैं किसी एक ख़ास स्पेक्ट्रोस्कोपी के, उसमें आपके सैंपल के साथ EMR क्या करता है, वो आपका प्रिंसिपल है। दैट्स इट। तो ये बात बहुत लॉजिकल भी है। अभी इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हम जब सैंपल रखते हैं, सैंपल जो है इन हमारे EMR को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रिंसिपल बनता है वो बनता है एब्जॉर्प्शन। दैट्स इट, द वेरी लॉजिक बिहाइंड। ठीक है, आपने देखना है कि आपके सैंपल के साथ EMR क्या करता है या आपके सैंपल के साथ क्या होता है आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, तो फिर उससे आपने अपना प्रिंसिपल उठाना है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होना है तो हमने प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन उठाया। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड और वेल नाउन है रिगार्डिंग सम लार्ज बुक्स। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर उसके बाद वर्किंग। इंस्ट्रूमेंटेशन हमारे पास है लैंप, स्लिट, मोनोक्रोमेटर, स्लिट, नेक्स्ट चॉपर, बीम सेपरेटर्स को कहते हैं, जिससे हमारे पास दो बीम बनते हैं। और यहाँ पर एक होगा क्यूविट, है क्यूविट जो ग्लास क्वार्ट्स के बने होते हैं, और यहाँ पर होगा नेक्स्ट क्यूविट जिसमें हम लोग सैंपल पुट करते हैं, डिटेक्टर, रीड आउट डिवाइस, जिससे हमारे पास रीडिंग मिलेगी, रिजल्ट्स। अभी वर्किंग कैसे करता है ये इंस्ट्रूमेंट? अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हमारे पास दो किस्म के हैं, तो मैंने ये डबल बीम वाला यहाँ पर शो किया है। चॉपर ने जिसको चॉप किया डबल बीम बनाया है। अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको सामने यहाँ आए जिसमें डबल बीम नहीं हो, सिर्फ एक बीम हो, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वो एक बीम में क्या होता है, उसमें सिर्फ एक पाथ शो किया होता है, दूसरा पाथ नहीं शो किया होता। वो सिर्फ वन बीम वाले इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये टू बीम वाले इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि यहाँ पर दो बीम यूज होते हैं और ये प्रीफर्ड है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। वो जो वन बीम वाला है उसको हम लोग दो दफ़ा यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर एक क्यूबिट होता है। अब ये डबल बीम है, यहाँ पर दो क्यूबिट है, यहाँ पर हम सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करते हैं। वन बीम वाला दो दफ़ा यूज़ किया जाएगा, टू बीम्स वाला सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया जाएगा। लैंप से टारगेट करेंगे EMR। यहाँ पर स्लिट जो है इसको हम एडजस्ट करेंगे ताकि स्पेसिफिक EMR आ जाए। और यहाँ पर जो है मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं जो मज़ीद इन EMR को फ़िल्टर करता है, इसको फिर मज़ीद क्रोम बनाते हैं। इसके मोनोक्रोमेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फिर एक एक क्रोम में इसको सेपरेट करते हैं, एक एक कलर में सेपरेट करते हैं। मोनो मीन्स वन, क्रोम मीन्स कलर। तो ये हमारे पास मोनोक्रोमेटर, हम यहाँ पर प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं, और भी हमारे पास मोनोक्रोमेटर्स हैं। और फिर एक स्पेसिफिक रेंज की जो हमारे पास क्रोम बनती है EMR, वो फिर हम लोग इस स्लिट के थ्रू एडजस्ट करके फॉरवर्ड करते हैं। तो स्लिट का काम क्या है?
हम यहाँ से एक स्पेसिफिक रेंज जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको फिर अलाउ करते हैं ताकि फिर वो आए हमारे चॉपर के पास। यहाँ पर जो हमारी रेडिएशंस पहुँचेंगी चॉपर के पास, चॉपर उसको चॉप करेगा 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ये सेपरेटर है, असल में बीम सेपरेटर करता है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में। ये एक है, ये दूसरा है। ये हमारे पास आएगी, ये इंटेंसिटी वाली लाइट जो है ये आएगी टुवर्ड्स द क्यूबिट, जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, ब्लैंक क्यूबिट है। ये एक असल में इसको आप लोग पुट कर सकते हैं, बफर सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो ये यहाँ पर हमारे पास सैंपल नहीं है, इन शॉर्ट इसमें हमारे पास सैंपल है। तो ये इंटेंसिटी वाली लाइट जो है वैसे की वैसे यहाँ से पास हो जाएगी और डिटेक्टर को पहुँचेगी, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा। इन द मीन वाइल यहाँ से आई नॉट जो है ये वाली इंटेंसिटी लाइट जो है ये जब पास होगी, यहाँ पर हमारे पास सैंपल होगा जो इसको एब्जॉर्ब करेगा। फिर उसके बाद जो है रिमेनिंग जो लाइट है उसको फिर ट्रांसमिट करेगा, यानी कि उसकी फिर ट्रांसमिटेंस होगी और ये फिर आएगी डिटेक्टर के पास जो इसको डिटेक्ट करेगा। फिर रीड आउट डिवाइस को ये फॉरवर्ड देगा सिग्नल, फिर उसको ये रिकॉर्ड करेगा, हमारे पास रिकॉर्डिंग आएगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, उसको फिर हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। उससे हम मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन मौजूद है हमारे सैंपल की और इसने कितनी एब्जॉर्बेंस की वो हम मालूम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आप लोगों ने गौर किया है, यहाँ पर आया है ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हुई है, तो ट्रांसमिटेंस से हम लोग एब्जॉर्प्शन कैसे मालूम करते हैं, क्वेश्चन आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम यहाँ पर देते हैं। उससे पहले यहाँ पर होने वाला जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा समझते हैं। ये जब आपके रेडिएशंस आएंगे यहाँ पर सैंपल इसको एब्जॉर्ब करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो सैंपल में मौजूद हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होंगे और ये एक्साइटेशन हमारे पास 4 किस्म की होगी, 4 टाइप्स एक्साइटेशन या आप लोग कह सकते हैं ट्रांजिशंस होगी 4 किस्म की। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बॉन्ड्स है वो 2 हैं। आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है और फिर इस बॉन्ड 2 होने की वजह से 4 फिर कैसे होते हैं ट्रांजिशंस। अगर आप लोगों को याद है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 रीजन्स हैं, एक है सिग्मा, एक है पाई, दूसरा है नॉन बॉन्डिंग रीजन, तीसरा हमारे पास है पाई स्टार रीजन और यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट रीजन है वो है सिग्मा स्टार रीजन। तो होता क्या है, जब हम लोग लाइट को फॉरवर्ड करते हैं सैंपल के ऊपर तो उससे ये एनर्जी को यूज़ करते हैं, जिससे फिर क्या करते हैं ये ट्रांजिशंस करते हैं इलेक्ट्रॉन को सिग्मा से सिग्मा स्टार की तरफ, पाई से पाई स्टार की तरफ, एन से सिग्मा की तरफ यहाँ पर पहले से लिखते हैं बिल्कुल, एन से सिग्मा स्टार की तरफ और फिर एन से पाई की तरफ। 1 2 3 4 1 2 3 4 हमारे पास क्या हो गया, ट्रांजिशंस होते हैं। इस तरह के ट्रांजिशंस हमारे पास होते हैं। वो ट्रांजिशन कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैसे सिंपली इन रीजन से उन रीजन्स को नहीं शिफ्ट होते हैं, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं उससे नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शिफ्टिंग होती है ना, तो ये इतनी आसानी से नहीं होती, इसको एनर्जी चाहिए होता है। वो एनर्जी जो है वो ये हमारी जो EMR हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसको यूज़ करके फिर ये जंपिंग करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसके लिए जो है ये सिग्मा स्टार जो है पाथ भी ज़्यादा है, इसीलिए इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है। और फिर उसके बाद पाई वाला है, फिर उसके बाद जो है नॉन बॉन्डिंग जो हमारे पास रीजन है, यहाँ से ट्रांजिशन के लिए फिर एनर्जी रिक्वायर होगी। मीन्स एनर्जी जो है पहले सिग्मा के लिए, फिर पाई के लिए, फिर एन के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। वेल, अभी आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि हम एब्जॉर्बेंस कैसे मालूम करते हैं। चूँकि हमारे पास जो रीडिंग है वो ट्रांसमिटेंस वाली यहाँ पर होनी चाहिए और आ रही है, फिर ये एब्जॉर्बेंस कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन ये बनता है। आंसर ये है कि हम लोग मैथ्स को यहाँ पर अप्लाई करते हैं और हमारे ट्रांसमिटेंस से ही हमारे एब्जॉर्बेंस को मालूम करते हैं। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास एक वैल्यू नहीं होती तो फिर आप लोग उसकी दूसरी जो मालूम वैल्यू है उससे आप लोग जो नामालूम है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर लॉजिक हमारे पास है। हमारे पास जो ट्रांसमिटेंस है ये हमारे पास सपोज ये जो ग्राफ बनता है ट्रांसमिटेंस का वो कुछ इस तरह से बनता है कि हमारा जो ट्रांसमिटेंस है ये डिपेंड करता है हमारे कंसंट्रेशन के ऊपर इन्वर्सली। वो किस तरह से कि ट्रांसमिटेंस जो है वो डिक्रीज़ होगी जब कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से ग्राफ भी यूँ बनेगा, ट्रांसमिटेंस डिक्रीज़ हो रही है, क्यों, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। और अगर आपने ट्रांसमिटेंस को देखना है कि ट्रांसमिटेंस कैसे आएगी बाहर, वो कम आएगी जब आपकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी। यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है हमारे सैंपल का तो लाइट को ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और बहुत सी कम पोर्शन को ये ट्रांसमिट करेगा। तो जिससे क्या होगा, हमारे जो कर्व है वो इस तरह से बनेगी। अभी इसी से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हमारा जो एब्जॉर्बेंस है वो फाइंड करते हैं। मैथ्स को अप्लाई करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, नेगेटिव लॉग अगर हम लेंगे ट्रांसमिटेंस का तो हमारे पास बात बन जाएगी एब्जॉर्बेंस की। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ आई अपॉन आई नॉट। अभी आई नॉट क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये जो इंसिडेंट हमारे पास लाइट है और ये हमारे पास ट्रांसमिटेंस है। इनका अगर हम नेगेटिव लॉग लें जो वैल्यूज़ हमारे पास आते हैं तो फिर हम असल में एब्जॉर्बेंस मालूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ एब्जॉर्बेंस जो है, असल में हमने यहाँ पर ये इन्वर्स लिया है,
ट्रांसमिटेंस का। तो इसके लेने से हम लोग फाइंड कर सकते हैं हमारा कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बात की कि जो हम लोग फिर इंटरप्रेट करते हैं हमारी इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, उससे हम लोग कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आप एब्जॉर्बेंस को देखेंगे कि एब्जॉर्बेंस जो है वो यहाँ पर वाई एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है। तो एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा यहाँ पर कंसंट्रेशन होगी सैंपल की उतनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी। तो ये हमारे पास आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड क्या है बाय बीर एंड लैम्बर्ट लॉ। बीर लैम्बर्ट लॉ क्या कहते हैं कि आपके पास जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी और सी का। बी क्या है, पाथ लेंथ है, और सी क्या है, कंसंट्रेशन है। पाथ लेंथ क्या है, जितना लेंथ में आपका सैंपल मौजूद है उसमें से आपका जो लाइट है वो पास होता है। ये पाथ लेंथ, आपका क्यूबिट का लेंथ ही आपका पाथ लेंथ बनता है, ठीक है। तो ये पाथ लेंथ है और ये आपके पास क्या है, पाथ लेंथ है और कंसंट्रेशन जो इसमें मौजूद है, तो ये दोनों क्यूबिट ही में मौजूद है। क्यूबिट में मौजूद कंसंट्रेशन और इस पाथ से जहाँ पर कंसंट्रेशन मौजूद है, जो लाइट पास हो रही है वो लाइट और साथ में सैंपल दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी अगर आपका पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, अकॉर्डिंग टू बीर एंड लैम्बर्ट लॉ। तो यहाँ तक हमारी बात हुई रिगार्डिंग द बीर एंड लैम्बर्ट लॉ कि जिनके मुताबिक एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन। ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आप लोग यूज़ करते हटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ई का सिंबल जैसा सिंबल आता है जिसको बोलते हैं मोलर एब्जॉर्बिविटी ऑफ द स्पीशी, कि वो स्पीशी जो है वो कितनी एब्जॉर्प्शन कर सकता है या करता है, ये उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इनका रिलेशन बनता है अकॉर्डिंग टू बीर लैम्बर्ट लॉ, जिसके मुताबिक हमारे पास ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है। लेकिन ये लॉ जो है कभी कभी डेविएट हो जाती हैं और बाज़ औक़ात क्या होता है, इस लॉ से डेविएशन हो जाती है। जब हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्बेंस की रिगार्डिंग द लैम्डा मैक्स, तो लैम्डा मैक्स के हमारे पास ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट की ग्राफ्स आते हैं ना, तो ये वाला जो हम यूज़ करते हैं ये हम यूज़ करते हैं फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। और अगर हम बात करते हैं ये वाला ग्राफ, ये हम यूज़ करते हैं फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एब्जॉर्बेंस मालूम कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस की रेंज होगी एक खास फंक्शन ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर फंक्शन ग्रुप हमारे पास क्या हो सकता है, COOH हो सकता है, कोई यहाँ पर कोई भी हो सकता है, हाइड्रोक्सिल वगैरह वगैरह। तो मतलब एक स्पेसिफिक रेंज पर उनकी एक स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस होगी, उनकी पीक होंगी, तो हम लोग बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिटी इसकी है एक स्पेसिफिक सैंपल की। मीन्स फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस हम लोग ये ग्राफ यूज़ करते हैं और फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम लोग ये ग्राफ यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्वांटिटी को देखते हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हमारे पास जाहिर सी बात है क्वांटिटी बता रहा है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, ये जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है तो उसमें शिफ्टिंग होती है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ये क्यों होती हैं, वो शिफ्टिंग के नाम होते हैं। फॉरवर्ड जो है वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, अपवर्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है, डाउनवर्ड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, जो बैकवर्ड है इस तरफ है वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है। अभी ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम लोग ब्लू शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम लोग रेड शिफ्ट भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ में डिफरेंट कर रहे हैं। अगर वेवलेंथ बढ़ गई है तो वो बैथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट है, वेवलेंथ कम हो गई है ब्लू शिफ्ट है, और यहाँ पर बात करें डाउन हो गई, डिक्रीज हो गई है, वो क्या है, वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। अगर ज़्यादा हो गई वो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है। अब ये शिफ्टिंग क्यों होती है, क्वेश्चन है, आंसर बहुत सिंपल है। ये जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वो ड्यू टू ऑक्सोक्रोम होता है। अगर आपके पास क्रोमोफोर होता है और ऑक्सोक्रोम यहाँ पर आ जाता है, बाइंड होता है क्रोमोफोर के साथ, तो फिर वो इंटेंसिटी को मजीद फॉरवर्ड करता है। अभी फिर क्वेश्चन बनता है ऑक्सोक्रोम क्या है, क्रोमोफोर क्या है। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर हमारे पास चंद ग्रुप एटम्स होते हैं। जब ये किस्म के एटम्स होते हैं हमारे स्पेसिफिक सैंपल के साथ बाइंड करते हैं या फिर मिल जाते हैं या फिर होते हैं, तो उससे हमारी जो यहाँ पर बनने वाला जो एब्जॉर्बेंस है ये लैम्डा मैक्स पर शिफ्ट करता है, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड शिफ्टिंग करता है। क्रोमोफोर के साथ जब ऑक्सोक्रोम बाइंड करता है या मौजूद होता है तो उस वक्त जो शिफ्टिंग होगी या जो डेविएशन होगी फ्रॉम द बीर लैम्बर्ट लॉ वो क्या होगी, बैथोक्रोमिक होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सोक्रोम होगा और क्रोमोफोर होगा। याद रखिए ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द शिफ्टिंग, और ये असल में हमारे पास चंद ग्रुप होते हैं एटम्स के, दैट्स इट, ये फिर चंद एटम्स होते हैं। हाइपर क्या होगा, जब आप लोग कोई भी मोइटी ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं अपने सैंपल में, तो वो या तो हाइपर करेगा या फिर हाइपो करेगा। और ये हमारे पास क्या है, हेप्सोक्रोमिक, इसमें क्या होता है कि हमारे ऑक्सोक्रोम ना हो तो फिर ये शिफ्टिंग बैकवर्ड होगी, दैट्स इट। तो ये शिफ्टिंग किस वजह से होती है, इन शॉर्ट सारे शिफ्टिंग्स वो ड्यू टू आपके ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर और सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से होती है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो ये हुआ सारा कुछ
रिगार्डिंग द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर भी अगर यहाँ पर भी कहीं पर आपको कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा कोई पॉइंट, आप उसको क्वेश्चन के फॉर्म में कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।